नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं आपकी कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन यानी महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस पाठ के लगभग सभी विषयों की सभी जो खंड हैं, 5 खंड अब तक हम इन पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम इसके छठे और अंतिम खंड पर हैं जिसका नाम है गांधी को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग गांधी। इस खंड में मुख्यतः हम एक इतिहासकार की दृष्टि अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तकें हैं, खासकर 11वीं और 12वीं की, इनमें न केवल हमें किसी कालखंड के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि उस दौरान क्या-क्या घटनाएं घटी, क्या हुआ, उनके कारण विश्लेषण वगैरह हम देखते हैं, अपितु उससे भी ज़्यादा जो जोर है इन किताबों का, वो है आपको एक इतिहासकार की दृष्टि से संपन्न करने का। इसमें इन किताबों में आपको उन स्रोतों, उन हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में बताया जाता है जिनका प्रयोग करके हम उस कालखंड के इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। तो गांधी जी के बारे में हमने लगभग सभी मुख्य बातें पढ़ ली। उनके द्वारा किए गए 3 आंदोलनों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ लिया और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने क्या हीरोइक वर्क किया, जो उनका हीरोइक डेज रहे, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच में विभाजन के बाद भी एकता, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, दोस्ती स्थापित करने का प्रयास किया और कैसे गांधी जी को शरणार्थियों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा और साथ ही फिर कैसे एक कट्टरपंथी ने उनकी हत्या कर दी और जब उनकी हत्या हो गई, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो किस तरह से पूरे विश्व ने उनको श्रद्धांजलि दी। 366 पेज पर, 366 पर हम एक आपको चित्र भी दिखाया गया है जिसमें एक तरफ सरदार पटेल खड़े हैं, एक तरफ नेहरू जी खड़े हैं और बीच में गांधी जी की समाधि है और गांधी जी ऊपर से स्वर्ग से दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको देवता का दर्जा दिया गया है, यानी इस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। गांधी जी का इस तरह से पटेल और नेहरू के ऊपर खड़ा होना ये दिखाता है कि उस समय कांग्रेस 2 खेमों में बटी हुई थी। एक थे कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी, जिसका नेतृत्व पटेल कर रहे थे, और एक तरफ थे सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जिनका नेतृत्व नेहरू कर रहे थे। इन दोनों गुटों में कई बार मतभेद हो जाते थे, तो गांधी जी एक फादर फिगर के रूप में उसको सुलझाते थे। ये भी इस चित्र के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल हम इस समय बात करने जा रहे हैं इसके छठे खंड की, गांधी को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग गांधी। और ये खंड विशेष रूप से इसलिए बनाया गया है ताकि आप में एक इतिहासकार की दृष्टि पैदा हो सके, आप समझ सकें कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं, जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, उनका किस प्रकार प्रयोग करके किसी कालखंड की रचना की जाती है और उन सोर्सेस का, उन स्रोतों का इतिहास के लिए प्रयोग करते समय हमें किन सावधानियों को भी देखना बरतना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सोर्सेस की सीमाएं क्या हैं, ये सब भी हम इस बात के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हमने इस पूरे पाठ में गांधी जी के बारे में पढ़ा, तो हमें गांधी जी के बारे में ये सब बातें कहाँ से पता चली, यानी क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत थे। तो इसके बारे में जो आपको पेज नंबर 367 367 से दिया हुआ है और फिर एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो मुख्यतः 4 सोर्सेस की, 4 स्रोतों की बात की गई है और आपकी परीक्षा में इन पर सवाल आ सकता है। हम देखेंगे अभी अपने लेक्चर के आखिर में कि इस खंड पर किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में आता है। तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो ये
कि जो गांधी को समझना, अंडरस्टैंडिंग गांधी में जो सबसे पहला जो आपका सोर्स है 6.1, वो है सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। तो इसके बारे में जहां तक सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन की बात है, इसमें हम बेसिकली समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पत्र लिखता है या भाषण देता है तो उससे उसके विचार झलकते हैं और उन विचारों का विश्लेषण करके उस समय का इतिहास लिखा जा सकता है। तो ये जो सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन है, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स के नाम से जो आपका 6.1 जो उपखंड है, सबसेक्शन है, उसमें हम देखेंगे कि गांधी जी ने जो पत्र लिखे या जो भाषण दिए, और इसी तरह से उनके जो कॉन्टेम्पररीज थे, उनके जो समकालीन थे, उसी समय के और जो लोग थे, चाहे वो उनके एसोसिएट्स रहे हों, चाहे वो उनके सहयोगी रहे हों या उनके राइवल रहे हों, उनके विरोधी रहे हों, उन्होंने क्या पत्र लिखे या भाषण दिए, तो उन पत्रों, उन भाषणों का विश्लेषण करके हमने गांधी जी के जीवन और गांधी जी के काल के समय के इतिहास की पुनर्रचना करने में सहायता मिली है हमें। गांधी जी बहुत सारे पत्र मिला करते थे और वो उन पत्रों को अपने समाचार पत्र हरिजन में प्रकाशित करवाते थे। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू को भी बहुत से पत्र मिले, उन्होंने भी बहुत से पत्र लिखे। तो उनको जितने भी पत्र मिले उन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया है और उस किताब का नाम है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, यानी पुराने पत्रों का पुलिंदा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो हमें पुराने पत्र मिलते हैं या जो उनके पुराने कहीं भाषण मिलते हैं, तो उससे हम इतिहास की रचना करते हैं। लेकिन इन पत्रों या भाषणों का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पब्लिक वॉइस हैं, यानी कि सबके लिए कही गई बातें हैं, या फिर ये प्राइवेट स्क्रिप्ट्स हैं, जो निजी पत्र लेखन, केवल एक व्यक्ति से जो बातचीत करने के लिए पत्र लिखा गया वो है। क्योंकि पब्लिक स्पीच में बहुत सी बातें छिपा ली जाती हैं, सार्वजनिक रूप से सबके सामने नहीं कही जाती हैं। लेकिन जो निजी पत्र होते हैं उसमें अपनी ऐसी आंतरिक बातें भी व्यक्ति कहता है जो कि और कहीं हमें पता नहीं चल सकती। तो अगर हमें किसी के पर्सनल लेटर्स मिलते हैं, बड़े आदमियों के, खासकर जैसे महात्मा गांधी के या जवाहरलाल नेहरू के या किसी और नेता के, तो हमें कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चल सकता है जो आम तौर पर उनके भाषणों से पता नहीं चलता था, क्योंकि पत्र में लोग अपने पर्सनल बातें लिखते हैं। लेकिन एक बात यहां हमें और ध्यान रखनी है कि कई बार ये जो पब्लिक और प्राइवेट का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि कई बार जो व्यक्ति पत्र लिख रहा होता है उसे इस बात का अंदेशा होता है कि उसके पत्र जो है भविष्य में प्रकाशित किए जा सकते हैं, सबके सामने लाए जा सकते हैं। जैसे गांधी जी करते थे अपने हरिजन समाचार पत्र में, वो उन पत्रों को छपवा देते थे जो उन्हें मिलते थे, जो दूसरे लोगों ने उन्हें लिखे होते थे। या ऐसे ही फिर जो जवाहरलाल नेहरू को जो पत्र लिखे, जो उन्होंने लिखे या उन्हें जो मिले, उनको उन्होंने अ बंच ऑफ लेटर्स के नाम से एक किताब में छपवा दिया। तो प्राइवेट पत्र लिखते समय भी व्यक्ति उतना अपनी मन की बात ढंग से नहीं कह पाता, क्योंकि उसे ये अंदेशा होता है कि इन पत्रों को सार्वजनिक किया जा सकता है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखकर बड़े व्यक्तियों के पत्रों, भाषणों का अध्ययन करके वहां से इतिहास निकालना चाहिए। तो जरा अब हम आपकी किताब पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि इस बारे में क्या क्या लिखा है, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स के बारे में, यानी सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन के बारे में। इन स्रोतों का प्रयोग करके इतिहास का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों व प्रतिद्वंद्वियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी जो उनके सहयोगियों ने, जो उनके प्रतिद्वंद्वियों ने जो भाषण दिए, जो पत्र लिखे, और गांधी जी ने जो लिखे पत्र, जो उन्होंने भाषण दिए, इन सब से हम उस समय का इतिहास पता लगा सकते हैं।
इन लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज को अन्य उद्देश्यों के लिए लिखा गया था। वही जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो भाषण या वो पत्र पब्लिक के लिए है तो उसमें कुछ और तरह की बातें होंगी, और अगर वो प्राइवेट के लिए है तो उसमें कुछ और तरह की बातें होंगी। उदाहरण के लिए, भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जो वो पूरी पब्लिक को, पूरी दुनिया को जो बताना चाहता है, उसके उन भाषणों से हमें वो पता चलता है कि उसके क्या विचार हैं जो पूरी दुनिया को वो बताना चाहता है। जबकि उसके व्यक्तिगत पत्र हमें उसके निजी विचारों की झलक देते हैं। तो हर एक व्यक्ति के दो तरह के विचार होते हैं, एक पब्लिक जो पूरी दुनिया को वो बताना चाहता है, और एक निजी जो केवल अपने तक या अपने खास लोगों तक ही सीमित रखना चाहता है। इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वह अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि लेटर में वो ऐसी बातें भी लिख सकते हैं, पर्सनल लेटर में, जो आमतौर पे जनता के सामने दिए जाने वाले भाषण में नहीं कही जा सकती है। ऐसी बातें भी पत्रों में लिखी जाती हैं। उसमें वो अपनी बेचैनी, अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपनी इच्छा सब बता सकते हैं खुले तौर पर, जो भाषण में नहीं बता सकते सबके सामने। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी और सार्वजनिक का यह फर्क टूट जाता है, जैसे मैंने बताया ही है। क्योंकि अगर लेटर, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो लेटर लिखा जाता है उसमें वो अपने निजी विचार लिख सकता है व्यक्ति, लेकिन अगर उसको ये अंदेशा हो, ये उसे पता हो कि ये मेरा लेटर सार्वजनिक किया जा सकता है, सबके सामने रखा जा सकता है, इसको बाद में प्रकाशित किया जा सकता है, तो वो लेटर लिखते समय में भी सावधान रहेगा और बहुत सारी बातों को छुपा लेगा जो वो कहना चाहता होगा, वो भी नहीं बताया, क्योंकि उसे पता है कि ये लेटर भी सार्वजनिक हो जाएगा। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, पर्सनल लेटर होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जनता के लिए भी होते हैं। यानी भले ही वो पर्सनल लेटर है, लेकिन वो जनता के लिए भी होते हैं। इन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी पत्र के प्रकाशित होने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उन्हें डर है ना, या उनको आशंका है कि भाई हमारी बातें, हम जो लेटर लिख रहे हैं वो पूरे जनता के सामने रखी जा सकती हैं, उनको प्रकाशित किया जा सकता है, तो वो जो अपने मन की असली बात कहना चाहते थे वो भी वो पत्र लिखते समय भी नहीं कहते कई बार। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया था और उसे अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी कि पुराने पत्रों का पलिंदा के नाम से प्रकाशित किया था। तो उनके कुछ पुराने पत्रों को अगर आप देखना चाहो तो सोर्स 7 में, जो पेज नंबर 367, 368 और 369, इन 3 पन्नों पर वो 3 पत्र फैले हुए हैं। आप उनको ध्यान से जरूर पढ़ें। एक्चुअल में जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कांग्रेस में कई गुट थे, उनमें एक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाला सोशलिस्ट या समाजवादी गुट था। वो सोवियत संघ के मॉडल को भारत में अपनाना चाहता था। दूसरी तरफ एक रूढ़िवादी गुट था, एक कंजर्वेटिव ग्रुप था, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह का, जो उनके उस बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनसे सहमत नहीं थे। तो दोनों के बीच में मनमुटाव, बहस, इस तरह की बातें होती रहती थी। तो इन बातों के बारे में हमें कैसे पता चला कि उनके बीच में बहस होती थी, उनके बीच में मनमुटाव होता था? तो ये बात हमें अंदर की बात जो है हमें उनके लेटर्स से, उनके पत्रों से पता चलती है। ऐसे 3 पत्र आपको पेज नंबर 367, 368, 369 में दे रखे हैं।
पहला पत्र राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है नेहरू जी को। उसमें उन्होंने उनको बड़े मतलब बहुत ही पोलाइट वे में, बड़े नम्रता से अपने विरोध को जताया है कि जो वो उनसे असहमति व्यक्त की है जो नेहरू के कामों से। फिर दूसरा पत्र भी जो पेज नंबर 368 में है, वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है गांधी जी को, और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो सरदार पटेल वाला जो खेमा है वो ऐसे ऐसे कर रहा है और मैं बड़ा बेचैन हूं, ये है, तो अपने अंदर की बातें भी बताई। और फिर तीसरा पत्र गांधी जी का है जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखा है, और उसमें उन्होंने उनको समझाया बुझाया है। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन दोनों गुटों, जो कांग्रेस के जो दो गुट थे, सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव, उनके बीच में उनका बीच में सुलह करवाने का, उनमें नेगोशिएशन, मीडिएशन करने का काम, और दोनों को समझा बुझा के एक साथ काम करने के लिए तैयार करने का काम महात्मा गांधी किया करते थे। तो ये सब बातें हमें कैसे पता चली? अंदर की बातें हैं, ये तो कोई सार्वजनिक तौर पे भाषण दे के जनता को तो बताई नहीं गई थी। ये सब कैसे पता चली? ये सब हमें पता चली उन लेटर्स के द्वारा जो इन महान व्यक्तियों ने एक दूसरे को लिखे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इतिहास जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, यानी कि सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन, जिसमें बड़े व्यक्तियों के भाषण, यानी खासकर गांधी जी, जब हम गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी के भाषण, गांधी जी के पत्र, इसी तरह जो उन्होंने लिखे या उन्होंने दिए, और इसी तरह से जो उनको मिले, जो किसी और ने गांधी जी को लिखे, इस तरह से वो पत्र और भाषण, उन सब से हमें उनके बारे में पता चलता है। इसी तरह उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके सहयोगी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, उनके पत्र, उनके भाषण, या उनके जो विरोधी थे जिन्ना वगैरह, उनके भाषण, उनके पत्र, इन सब का अध्ययन करके हमें गांधी जी के काल का पूरा इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, और उस समय का इतिहास लिखने के लिए हम इन पत्रों, इन भाषणों का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला सोर्स है हिस्ट्री लिखने का, जो हमने गांधी जी की हिस्ट्री जानने के लिए जिसका प्रयोग किया है। अब हम आते हैं दूसरे सोर्स पर, यानी गांधी जी के बारे में हमने जो पता लगाया वो है एक तो पत्रों से और भाषणों से, और दूसरा सोर्स जिससे हमने गांधी जी के बारे में पता लगाया तो वो है छवि गणना, यानी कि फ्रेमिंग अ पिक्चर। छवि गणना यानी कि फ्रेमिंग अ पिक्चर। यहां पर हमें आत्मकथाओं का प्रयोग करने का मौका मिलता है, यानी ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, माई स्टोरी, मेरी कहानी। तो इसी तरह से और भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी ऑटोबायोग्राफी है। ऐसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे उस समय के नेता थे, उनमें से बहुतों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते समय आमतौर पर व्यक्ति वो ये कुछ बातें हो सकता है छिपा भी ले। गांधी जी ने तो बहुत अपनी पर्सनल बातें भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हैं, लेकिन और बहुत सारे जो आमतौर पर नेता होते हैं, लेखक होते हैं, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते समय भी बहुत सी ऐसी बातें जो सार्वजनिक करने से उन्हें शर्म आती है, वो डरते हैं, या जिससे कोई विवाद हो सकता है, ऐसी बातें वो छिपा लेते हैं, और केवल अपना वो रूप, वो जो जनता को वो दिखाना चाहते हैं, केवल वो बातें अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है इतिहास जानने का। और जब हमने गांधी जी के काल का इतिहास लिखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो उसमें हमने ऑटोबायोग्राफी से भी इतिहास ढूंढने का बहुत प्रयास किया और बहुत हमें मदद मिली। लेकिन जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं कि ऑटोबायोग्राफी भी ऐसा नहीं है कि उनकी कोई कमी ना हो, इतिहास के स्रोत के रूप में उनकी कोई सीमा ना हो। ऑटोबायोग्राफी भी कई बार जो है वो पूरी बात नहीं बताती। लेखक जो जैसा अपना रूप जनता के सामने दिखाना चाहता है, पाठकों के सामने दिखाना चाहता है, केवल
कई बार वो केवल वही बातें लिखता है और जो असली बात है, बहुत सारी बातों के बारे में वो चुप रह जाता है। तो अब देखते हैं छवि गणना यानी फ्रेमिंग अ पिक्चर यानी ऑटोबायोग्राफीज के बारे में, कि वो इतिहास के स्रोत के रूप में कैसे प्रयोग की जाती हैं। आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती हैं जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफी समृद्ध होता है। तो आत्मकथाओं से भी हमें वो सारे मानवीय विवरण मिलते हैं जिसका प्रयोग हम इतिहास के तौर पर कर सकते हैं। परंतु यहां भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है, कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे आत्मकथाओं को पढ़ते हैं और कैसे उनकी व्याख्या करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये आत्मकथाएं प्रायः स्मृति के आधार पर लिखी होती हैं। तो ये आत्मकथाओं की एक सीमा है, कमी है। वो केवल यादों के आधार पर तो लिखी जाती है। अब पता नहीं कोई महत्वपूर्ण बात भूल गया हो लेखक, तो यानी इतिहास की वो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। उनमें हमें यह पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीजें महत्वपूर्ण दिखाई दी, या वह क्या याद रखना चाहता था, या वह औरों की नजर में अपनी जिंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता था। तो ये सब आत्मकथा की सीमाएं हैं, क्योंकि आत्मकथा से भी पूरा सत्य निकल कर आ ही जाएगा इतिहास के तौर पे जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ भूल गया हो सकता है कि वो उस चीज को बताना ही ना चाहता हो। तो ये सब कमियां हैं आत्मकथा की एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है, अपनी पिक्चर को फ्रेम करने का एक तरीका है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपको एक निर्देश दिया जा रहा है एनसीईआरटी किताब में, कि जब आप एज ए हिस्टोरियन किसी की आत्मकथा पढ़ें और उसको आत्मकथा को पढ़कर उसमें से हिस्ट्री निकालने की कोशिश करें, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता। जिन मामलों में वो चुप है ना लेखक अपनी आत्मकथा में, हमें बाकी एविडेंस, बाकी परिस्थितियों को देखते हुए उनके बारे में भी अनुमान लगाना चाहिए, जिसके बारे में लेखक खुद नहीं बता रहा, लेकिन हमें लॉजिकल जो है उसका इन्फ्रेंस देखना चाहिए, लॉजिकल जो है अजम्पशंस देखनी चाहिए कि इसका इस परिस्थिति में क्या बात हुई होगी। लेखक ने तो नहीं बताई अपने बारे में, लेकिन हमें खुद अनुमान लगाना चाहिए, एस्टिमेट करना चाहिए। हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए। जिन मामलों में लेखक चुप रहा, जिसने अपनी आत्मकथा में नहीं बताया, तो आखिर वो क्यों चुप रहा, इसके कारण को लॉजिकल रीजनिंग से हमें समझना चाहिए। इच्छित या अनिच्छित विस्मृति के उन कृत्यों को समझना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि वो वास्तव में भूल गया था उन बातों को, इसलिए नहीं बोल पाया, और कई बार वो जानबूझ के चुप रहा। तो इच्छित यानी जानबूझ के, या अनिच्छित यानी वो वास्तव में भूल गया था। इन दोनों विस्मृतियों, विस्मृति का मतलब फॉरगेटिंग, कि वो भूल गया था, तो कि उन कृत्यों को समझना चाहिए। क्या वो जानबूझ के भूल गया, नहीं बताया, जानबूझ के चुप रहा, या वास्तव में भूल गया था। और अगर वो भूल भी गया, अगर उसने नहीं भी बताया, तो उस समय इस मामले में क्या हुआ होगा, इस बात को हमें ध्यान लॉजिकल रीजनिंग से सामने रखना चाहिए जब हम किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। तो ये इसका दूसरा सोर्स है जिसका प्रयोग करके हमने गांधी जी के बारे में जाना। तो वो क्या था? ऑटोबायोग्राफी, जिन्हें हम कहेंगे फ्रेमिंग अ पिक्चर यानी छवि गढ़ना। अब तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा है पुलिस की नजर से, यानी थ्रू पुलिस आईज। पुलिस की नजर से यानी थ्रू पुलिस आईज। तो जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे, चाहे वो गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, नेहरू जी हों, पटेल हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, और भी जितने भी हों, उन सबको पुलिस गिरफ्तार करती रहती थी, उन सबकी पुलिस जासूसी करती रहती थी, और उनके बारे में
पुलिस के रिकॉर्ड्स में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो अब ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पे आर्काइव्स में जो अभिलेखागारों में उपलब्ध है। तो वहां से हमें इन सब के बारे में पता चलता है और हमने गांधी जी का इतिहास लिखने के लिए उन पुलिस रिकॉर्ड्स का भी बहुत प्रयोग किया है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पुलिस रिकॉर्ड में जो रिपोर्टें आई हैं, जो बात लिखी गई है, वो सरकार का दृष्टिकोण है। जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह सत्य हो। आम जीवन में या वास्तविक धरातल पर जो कुछ हो रहा हो, तो जरूरी नहीं कि पुलिस रिकॉर्ड में उस बात को वैसे का वैसे ही दिखाया हो, वहां पर वो सरकार के नजरिए से दिखाया गया हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, दांडी मार्च था, उसमें हम देख रहे हैं कि आम जनता उमड़े चली आ रही थी गांधी जी के साथ। पूरा देश आंदोलित हो रहा था, बड़ा व्यापक आंदोलन था। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि यार इस आंदोलन का कोई खास ताकत नहीं थी, इससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं था। तो पुलिस वाले तो अपने अधिकारियों को, अपने अंग्रेज अफसरों को खुश करने के लिए, जिसको सुनकर वो खुश हो सकते थे अंग्रेज अफसर, ऐसी मीठी मीठी रिपोर्ट लिखकर भेज रहे थे। लेकिन अगर हम वास्तविक धरातल पर देखें तो स्थिति कुछ और थी। तो पुलिस रिपोर्ट का प्रयोग भी किया गया है गांधी जी के काल का इतिहास लिखने के लिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें इस बात का भी ध्यान रखना था कि भाई ये जो पुलिस रिपोर्ट है वो पूरी तरह सच्ची नहीं हो सकती, वो सरकार के दृष्टिकोण से लिखी गई है। तो उस मार्जिन को ध्यान में रखकर उसका प्रयोग किया गया है। जहां जहां लगा कि ये गलत है तो उसको हटाया भी गया है, मतलब उसका प्रयोग नहीं भी किया गया है। और जितना संभव था उसमें से अच्छा इतिहास निकालना, उतना संभव करके उसका इतिहास निकाला गया है। तो अब जरा इसके बारे में पढ़ें पुलिस की नजर से, यानी थ्रू पुलिस आइज के। तो उस पे औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नजर रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उस समय पुलिसकर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्टें गोपनीय होती थी, यानी कॉन्फिडेंशियल होती, सीक्रेट होती थी। लेकिन अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में यानी आर्काइव्स में उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है। उस समय तो नहीं देख सकता, कोई बड़ा सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल छिपा के रखी जाती थी। लेकिन अब वो सरकारी रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है, अब आर्काइव में अवेलेबल है। इसलिए इतिहास के स्टूडेंट उन वहां से जाकर देखते हैं और उस समय का इतिहास लिखते हैं। आइए एक ऐसे ही स्रोत को देखें। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली फोर्टनाइटली रिपोर्ट, पाक्षिक रिपोर्ट, जो हर 15 दिन में लिखी जाती है, इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण रही है। ये रिपोर्टें स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्ट यानी फोर्टनाइटली रिपोर्ट देखें तो पाएंगे कि होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा था। मैंने बताया ना, पुलिस की रिपोर्ट को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यह सरकार के नजरिए से लिखी गई है और जरूरी नहीं कि जो पुलिस रिपोर्ट में लिखा है वो सही स्थिति का बयान कर रहा हो। हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूरा देश आंदोलित हो रहा था, जमीन पे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, लेकिन होम डिपार्टमेंट को जो पुलिस वाले रिपोर्ट भेज रहे थे वो कह रहे अरे कुछ नहीं हो रहा, ये तो बड़ा साधारण सी आंदोलन है, इससे जनता के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ रहा, कोई हमारे लिए खतरा नहीं। इस तरह की रिपोर्ट पुलिस वाले भेज रहे थे अपने अफसरों को खुश करने के लिए। तो इसलिए पुलिस की रिपोर्ट पूरी तरह हमेशा सत्य नहीं होती है, उसको ध्यान में रखकर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक, यानी जो सॉल्ट मार्च को एक नाटक बता रही है पुलिस रिपोर्ट, एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने की एक हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। वो कह रहे जनता तो बड़ी खुश है अंग्रेजों के राज में, ये तो बिना बात में ड्रामा कर रहे हैं गांधी जी और उसके कांग्रेस के लोग। जनता तो चाहती ही नहीं है सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन करना, ये तो जबरदस्ती उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह की रिपोर्टें बना के पुलिस वाले अपने अफसरों को भेजते थे। तो अब आपको समझ में आ गया कि पुलिस रिपोर्टों का प्रयोग इतिहास जानने के लिए एक स्रोत के रूप में अवश्य किया जाता है, लेकिन उसका बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें झूठी या तथ्यों से परे या केवल सरकारी दृष्टिकोण को दिखाने वाली होती हैं। आप इस होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को पेज नंबर 371, 372 में देख सकते हैं और उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें, प्रश्न जो आपको सोचने चाहिए उन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद, वो पेज नंबर 373 के बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अब तक आपने देख लिया कि गांधी जी का इतिहास जानने के लिए हमने अब तक 3 सोर्सेस की बात कर ली है। एक है सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन, यानी कि हमारे पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, यानी जिसमें लेटर, स्पीच वगैरह थी। दूसरा था फ्रेमिंग अ पिक्चर, यानी कि छवि गढ़ना, जिसमें ऑटोबायोग्राफी की बात थी। तीसरा है थ्रू पुलिस आइज, पुलिस की नज़र से, जिसमें सरकारी रिपोर्ट थी, पुलिस की रिपोर्ट थी, जिसमें गांधी जी के बारे में और आंदोलन के बारे में हमें बहुत सी जानकारी मिली। और अब चौथा सोर्स जिसका प्रयोग हमने किया है गांधी जी के काल का इतिहास जानने के लिए, वो है फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, अखबारों से। तो अखबारों से उस समय के जो अखबार में रिपोर्टिंग होती थी, उन्हें देखकर भी हमें उस समय के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। लेकिन फिर वही बात है कि अखबारों में भी जो खबरें छपती हैं वो अलग अलग लोगों के नज़रियों से छपती हैं। तो ब्रिटिश अखबारों में किसी और ढंग से उसी बात पर चर्चा होती थी जिस पर और उसी बात पर भारतीय अखबारों में किसी और दृष्टि से चर्चा होती थी। जैसे अगर हम देखें टाइम्स पत्रिका, तो स्टार्टिंग में उसने कैसे नेगेटिव रिपोर्ट छापी थी हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, लेकिन बाद में फिर वो भी अच्छी छापने लगा था। तो अखबारों में छपी बातें भी पूरी तरह से सत्य नहीं होती, वो भी लोगों के, पत्रकारों के, संपादकों के और अखबार के मालिक के जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार लिखी जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें बहुत सी बातें उससे पता चलती हैं। तो गांधी जी के काल का इतिहास जानने के लिए हमने उस समय के अखबारों, चाहे वो ब्रिटेन के हों, अमेरिका के हों, भारत के हों, उन सबका अध्ययन किया है और उसमें से अपने काम की बातें ली हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये अखबारों की रिपोर्ट भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होती, उसको भी एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो अब जरा इसके बारे में पढ़ें। 6.4 जो है अखबारों से, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नजर रखते थे और उनके बारे में खबरें छापते थे। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते हैं कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते थे, लेकिन अखबारी ब्यूरो को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है कि अखबार की जो खबरें होती हैं वो भी प्रेजुडिस, यानी पूर्वाग्रह पर आधारित होती हैं। अखबार कोई, जैसा इंग्लैंड के अखबार उसी खबर को कुछ दूसरे दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए छापेंगे, भारतीय अखबार उसी बात को किसी और तरीके से छापेंगे। तो इसलिए अखबारों में जो खबरें होती हैं वो भी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होती। इस बात का ध्यान में रखकर हमें उनको एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रयोग करना चाहिए। ये अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ही यह तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी। इसलिए लंदन से निकलने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाले रिपोर्टों जैसे नहीं हो सकते थे। लंदन के अखबारों में उसी घटना को किसी और तरीके से दिखाया जाता है, भारत के अखबारों में उसी घटना को किसी और तरीके से दिखाया जाता था। तो इन बातों को ध्यान में रख के ही हमें अखबारों में छपी रिपोर्ट को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रयोग करना चाहिए। हमें इन रिपोर्टों को देखना तो चाहिए, लेकिन उनके आधार पर नतीजे निकालते हुए खास एहतियात भी बरतनी चाहिए। वही जो मैं बार बार कह रहा हूं,
रिपोर्ट जो अखबारों में छपी है उनका प्रयोग तो करो एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन प्रयोग करते समय पूरी सावधानी रखो कि इसमें कोई किस दृष्टिकोण से लिखी गई है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, इस बात को लॉजिकल रीजनिंग से पता लगाना चाहिए। इन अखबारों के हर वक्तव्य को यथार्थ घटनाक्रम का शब्दशः सच ब्यौरा नहीं माना जा सकता। अक्सर उनमें ऐसे अफसरों की आशंकाओं और बेचैनियों की झलक भी मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और उनके प्रसार के बारे में बेचैन थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, अथवा गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा। औपनिवेशिक सरकार यानी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की गवर्नमेंट जो थी, जनता और उसकी गतिविधियों पर जितनी नजर रखती थी, अपने शासन के आधार के बारे में उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती थी। तो इस तरह से आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गांधी जी का इतिहास जानने के लिए हमने 4 मुख्य सोर्सेज और का एज ए हिस्ट्री सोर्स का के रूप में प्रयोग किया है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, वो है पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, यानी सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। दूसरा है फ्रेमिंग अ पिक्चर, यानी छवियों का गणना। तीसरा है थ्रू पुलिस आइज, यानी पुलिस की नजर से। और चौथा है अखबारों से, यानी फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। तो इन बातों का प्रयोग करके हमसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो वो मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि किस तरह के प्रश्न होंगे। और आप एक यहाँ पर छोटी सी बात है, जो चित्र और देख लें, पेज नंबर 373 पर गांधी जी का एक चित्र है 13.17 पर। तो इस चित्र में आप देख सकते हो कि इस तरह के चित्रों से यह प्रदर्शित होता है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों की समझ क्या थी और लोकप्रिय छापों में उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता था। राष्ट्रवाद के वृक्ष में महात्मा गांधी केंद्र में छाया के रूप में दिख रहे हैं तथा उनमें चारों ओर अन्य नेताओं और मनीषियों के चित्र हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इन चित्रों से भी हमें पता चलता है कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व था। बिल्कुल बीच में गांधी जी हैं, बाकी सारे नेता उनके चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इससे इन चित्रों से भी पता चलता है कि गांधी काल में गांधी जी एज ए हीरो थे, पूरे लीडर थे। तो इसके साथ ही हमारा एक बार मैं आपको इस पाठ पे आने वाले प्रश्नों को भी बता दूं, मतलब जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है तो उस पे आपसे बोर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता देता हूं। जैसे पहला प्रश्न है, 3 विभिन्न प्रकार के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए जिनके माध्यम से हमें गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनकी व्याख्या करने में आने वाली 2 समस्याओं का उल्लेख भी कीजिए। तो यानी उन चारों में से 3 बताने हैं और उनका इंटरप्रिटेशन करते, उनका यूज करते समय हमें क्या समस्या आती है। जैसे ऑटोबायोग्राफी का प्रयोग करते समय क्या समस्या आती है, पुलिस की रिपोर्ट का प्रयोग करते समय क्या समस्या आती है, अखबारों का प्रयोग करते समय क्या समस्या आती है, लेटर और स्पीचेस का प्रयोग करते समय क्या समस्या आती है। इनमें से किन के बारे में बताना है जो अभी आज हमने डिस्कस किया। इसी क्वेश्चन को और दूसरे ढंग से कैसे पूछ सकते हैं, आत्मकथाएं, सरकारी रिकॉर्ड्स तथा अखबार हमें गांधी जी को जानने में किस प्रकार सहायक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आज हमने जो डिस्कस किया वही सब बताना है आपको। ऐसे ही एक और सवाल आया था इस पर, ये सब बोर्ड के सवाल हैं। सूत्रों की व्याख्या कीजिए जिनसे महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को पुनः सूत्रबद्ध कर सकते हैं। तो उन्हीं 4 जो सोर्स हैं उन्हीं के बारे में आपको बताना है। और इसी तक यही क्वेश्चन और कैसे आया था, ऐसे स्रोतों की व्याख्या कीजिए जिनसे हम गांधी जी के राजनीतिक सफर एवं राष्ट्रीय आंदोलन को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। तो उन्हीं 4 सोर्सेस को बताना है कि जो हमने ऑटोबायोग्राफी, अखबार, पुलिस रिपोर्ट, स्पीच, लेटर, वही उन्हीं के बारे में बताना है। और इसी को एक और तरह से पूछा गया था क्वेश्चन, ऐसे विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए जिनसे हम गांधी जी के राजनीतिक सफर एवं राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। तो उन्हीं 4 के बारे में आपको बताना है। तो इसके साथ ही आज हम अपना चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और आपका ये जो 13वां पार्ट है वो भी खत्म हो गया है। और अब केवल आपका एक पार्ट बचा, आखिरी पार्ट संविधान वाला।
तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक सब इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, आपके पेपर भी बहुत नजदीक है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।